आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th हिंदी चैप्टर है आप लोग का 2 गोधूली का। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ये इनकी जीवनी है और ये लिखे हैं एक निबंध जिसका शीर्षक है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। ठीक है, इस निबंध को लिखे हैं राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म जो हुआ था वो बच्चों कब हुआ था, अगर आप लोग को पूछा जाएगा तो बोलिएगा 3 दिसंबर 1884 को। कहाँ हुआ था, तो सारण जिला में हुआ था और गांव का नाम था जीरा देई। ठीक है, गांव में हुआ था। उनके पिताजी क्या थे, और आप लोग को इनका नोट्स चाहिए। ठीक है, मतलब क्लास 9th हिंदी सारे चैप्टर का नोट चाहिए तो आप नीचे यस सर लिखकर कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। जितने भी इस अध्याय में क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कह रहा है, नालंदा की वाणी एशिया में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट करें। वाक्य क्या है आप लोग का, नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैल गई थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट करना है। तो चलिए उत्तर हम लोग देखते हैं। तो देखिए आप लोग उत्तर में लिखेंगे यहाँ पर, नालंदा में ज्ञान साधना के सुरक्षित पुष्प खिले हुए थे। एशिया महाद्वीपीय के विस्तृत भूभाग में विद्या संबंधी सूत्र भी उसके साथ जुड़े हुए थे। ज्ञान के क्षेत्र में देश और जातिया के भेद लुप्त हो जाते हैं। इन्हीं सब कारणों के कारण उपर्युक्त बात कही गई है कि नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्रों के उस पार तक फैली गई थी। ठीक है, आप लोग इस प्रकार लिख लीजिएगा और इसका PDF भी हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का है यहाँ पर, मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था और वह कहाँ अवस्थित है। तो मगध की प्राचीन राजधानी का नाम राजगृह था और वह 5 पर्वतों के मध्य में बसी हुई गिरिवर्ज या राजगृह नाम से प्रसिद्ध थी। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न नंबर आप लोग का 3 जो है उसको अब हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के सामने है, बुद्ध के समय नालंदा में क्या था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 3, बुद्ध के समय नालंदा में क्या था। तो उत्तर लिखिएगा, बुद्ध के समय नालंदा के गांव में प्रवाजिकों का आम्रवन था। ठीक है, बुद्ध के समय नालंदा में आम्रवन था, इसे भी आप लोग लिख सकते हैं। और आम्रवन किसका था, तो प्रवाजिकों का। 4 नंबर क्वेश्चन है, महावीर और मेखलिपुत गोसाल की भेंट किस उपग्राम में हुई थी। तो उत्तर लिखिएगा, जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा के उपग्राम वाहिरिक में महावीर और मेखलिपुत्र की भेंट हुई थी। किसमें, जैन ग्रंथों के अनुसार जो है वाहिरिक में। ठीक है, वाहिरिक में महावीर और मेखलिपुत्र की भेंट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग का है, महावीर ने नालंदा में कितने दिनों का वर्षावास किया था। तो 14 वर्षावास। ठीक है, 14 यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे, 14 दिनों का वर्षावास किया था। आगे देखिए प्रश्न नंबर 6 आप लोग का क्या है, तारानाथ कौन थे, उन्होंने नालंदा को किसकी जन्मभूमि बताया है। तो उत्तर लिखेगा, तिब्बत के विद्वान इतिहास लेखक लामा तारानाथ तिब्बत के निवासी थे और उनके अनुसार नालंदा सरिपुत्र की जन्मभूमि थी। बोल रहा था उन्होंने नालंदा को किसकी जन्मभूमि बताया, तो उनके अनुसार नालंदा जो थी वह सरिपुत्र की जन्मभूमि थी। ठीक है, आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुआ। तो नालंदा की प्राचीनता की अनुश्रुति बुद्ध अशोक दोनों से संबंधित है, किंतु एक प्राणवत विद्यापीठ के रूप में उसके जीवन का आरंभ लगभग गुप्त काल में हुआ। इस प्रकार लिख लीजिएगा। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है, फाहियान कौन थे, वे नालंदा कब आए थे। उत्तर लिखिएगा, फाहियान चीनी यात्री थे जो 4वीं सदी में नालंदा आए थे। उन्होंने सरिपुत्र के जन्म और परिनिर्वाण स्थान पर निर्मित स्तूप के दर्शन किए। लिख लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 9 आप लोग का है, हर्षवर्धन के समय कौन चीनी यात्री भारत आया था, उस समय नालंदा की दशा क्या थी। हर्षवर्धन के समय जो आए थे कौन थे, तो वो थे 7वीं सदी में आए थे। कौन, युवानचंग भारत आए थे, युवानचंग, उनका नाम क्या था, युवानचंग। उस समय नालंदा अपनी उन्नति के शिखर पर था। और देखिए हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे हिंदी, अगर आप लोग बोलिएगा हिंदी चैप्टर का नोट्स
तो हम आपको मुजवनी ऐसे याद करवा देंगे कि आप किसी भी एग्जाम में बोलेगा कि चैप्टर 1 का पूरा बता दो कि उसमें क्या क्या है, तो आप पूरा बता दीजिएगा कि उनका जन्म कब हुआ, उनके पिता का नाम, हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ठीक है, सिर्फ आप लोग कमेंट कीजिए, बस आपकी कमेंट की देरी, और वीडियो को लाइक करते ही जाइएगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बाबू आप लोग का है, नालंदा के नामकरण के बारे में किस चीनी यात्री ने किस ग्रंथ के आधार पर क्या बताया है। उत्तर लिखिएगा। चीनी यात्री युवान यंग ने एक जातक कहानी का हवाला देते हुए बताया है कि नालंदा का यह नाम इसलिए पड़ा था कि यहाँ अपने पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध की तृप्ति नहीं होती थी। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ। उत्तर लिखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से हुआ। कहा जाता है कि इसका आरंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ था, जिन्होंने अपने धन से भूमि खरीदकर बुद्ध को दान में दी थी। आप लोग देख लिए। 12 नंबर क्वेश्चन अब आप लोग देख लीजिए। यशोवर्मन के शिलालेखों में वर्णित नालंदा का अपने चित्रों में वर्णन कीजिए, या फिर चित्रण करना है तो लिखेंगे। 8वीं सदी में यशोवर्मन के शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया है। यहाँ के बिहारों की पंक्तियाँ के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश में मेघों को छूते थे। उनके चारों ओर नीले जल से भरे हुए सरोवर थे। ठीक है, जिनमें सुनहरे और लाल कमल तैरते थे। बीच बीच में सघन और आम्र कुंजों की छाया थी। यहाँ के भवनों के शिल्प और स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता था। उनमें अनेक प्रकार के अलंकरण और सुंदर मूर्तियाँ थी। ये तो भारतवर्ष में अनेक संधाराम है, किंतु नालंदा उन सब में अद्वितीय है बाबू। ठीक है, आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। इत सिंह कौन थी, उसने नालंदा के बारे में क्या बताया है। तो उत्तर लिखिएगा एडिसन। ठीक है, यहाँ पर हम आपको अक्षर बताते हैं, यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हुआ। इत सिंह, ठीक है, चीनी यात्री था। कौन था, तो चीनी यात्री था। उसके समय नालंदा बिहार में 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। पुरातत्व विभाग की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष यहाँ प्राप्त हुए उनसे इन वर्णनों की सच्चाई प्रकट होती है। आप लोग अच्छे से लिखेगा आंसर। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे लिखते हैं तो आपको 5 में 5 नंबर आएगा, और ऐसा क्वेश्चन आप लोग को 2 ही नंबर का रहता है तो 2 में 2 नंबर देगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन को अब हम देखिए। विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध का कोई एक उदाहरण देना है। तो उत्तर लिखिएगा। विदेशों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध था उसका स्मारक एक ताम्रपत्र खुदाई से मिला है। ठीक है, इसे ज्ञात होता है कि स्वर्णद्वीप सुमात्रा के शासक शैलेंद्र सम्राट जीबाल पुत्र देव ने मगध के सम्राट देवपाल देव के पास अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की कि उनकी ओर से 500 गांव का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाए। ताम्रपत्र के अनुसार नालंदा के गुणों को आकृष्ट होकर यह द्वितीय सम्राट के बाल पुत्र ने भगवान बुद्ध के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण करवाया। ठीक है, इस प्रकार आप लोग समझ गए कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर कितने क्वेश्चन को देख लिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 14 क्वेश्चन को देख लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आप लोग का, नालंदा में किन 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी। मतलब नालंदा में किन 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी कि नहीं, ये विषय होबे करेगा। और देखिए ये बिहार बोर्ड, ठीक है, बिहार बोर्ड 9th 8 का नंबर 1 चैनल है। ठीक है, जो सबसे अच्छा सबसे बेहतरीन आपको रिजल्ट देता है, सबसे बेहतरीन शिक्षा देता है। तो आप क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए उत्तर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15 जो था, किन विषयों पर शिक्षा अनिवार्य होते, मतलब 5 कौन विषय था अनिवार्य, लिखिएगा। उत्तर में क्या लिखिएगा, देखिए यहाँ पर, नालंदा का शिक्षा क्रम बड़ी व्यवहारिक बुद्धि से तैयार किया गया था। मूल रूप से 5 विषयों का शिक्षा वहाँ अनिवार्य थी। ये बात हम आपको पहले बता दिए थे, क्वेश्चन में कह रहा था। देखिए, शब्द विद्या या व्याकरण, जिससे भाषा का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सके। हेतु विद्या का तर्कशास्त्र, जिसमें विद्यार्थी अपनी बुद्धि की कसौटी पर प्रत्येक बात को परख सके। चिकित्सा विद्या, जिसे सीखकर छात्र स्वयं स्वस्थ रह सके, दूसरों को निरोग होने से बता सके। शिल्प विद्या, एक ना एक शिल्प को सीखना यहाँ अनिवार्य था, जिससे शिक्षा की व्यवहारिक और आर्थिक जीवन की स्वतंत्रता आ सके। इसके अतिरिक्त अपनी रुचि के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग का है, नालंदा के कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की सूची बनाइए। तो उत्तर क्या लिखिएगा, जिस
समय धर्मपाल इस संस्था के कुलपति थे। उस समय शिलभद्र और ज्ञानचंद्र, प्रभामित्र, स्थिरमती, ठीक है, गुणवती आदि अन्य आचार्य युवानचांग के समकालीन थे। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, शिलभद्र के युवानचांग यानी कि हुआनसांग की क्या बातचीत हुई? तो उत्तर लिखिएगा, जब युवानचांग नालंदा से विदा होने लगे तब आचार्य शिलभद्र एवं अन्य भिक्षुओं ने उनसे यहाँ रह जाने के लिए अनुरोध किया। युवानचांग ने उत्तर में यह वचन कहे, यह देश बुद्ध की जन्मभूमि है, इसके प्रति प्रेम न हो सकना असंभव है, लेकिन यहाँ आने का मेरा उद्देश्य यही था कि अपने भाइयों के हित के लिए मैं भगवान के महान धर्म की खोज करूं। मेरा यहाँ आना बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ। अब यहाँ से वापस जाकर मेरी इच्छा है कि जो मैंने पढ़ा सुना सका है उसे दूसरों के हितार्थ बताऊं और अनुवाद रूप में लाऊं, जिसके फलस्वरूप अन्य मनुष्य भी आपके प्रति उसी प्रकार कृतज्ञ हो सके जिस प्रकार मैं हुआ हूँ। इस उत्तर से शिलभद्र को बड़ी क्या हुई, प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा, यह उदात्त विचार तो बोधिसत्वों जैसे हैं, मेरा हृदय भी तुम्हारे सदाचारों का समर्थन करता है। ठीक है, अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, विदेशों में ज्ञान प्रसार के क्षेत्र में नालंदा के विद्वानों के प्रयास का विवरण दीजिए। उत्तर लिखिएगा, पहला तो तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राटों, ठीक है, छनगप्पो ने अपने देश में भारतीय लिपि और ज्ञान का प्रचार करने के लिए अपने यहाँ के विद्वान थोनी सम्मोट को नालंदा भेजा, जिसने आचार्य देवविद सिंह के चरणों में बैठकर बौद्ध और ब्राह्मण साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद 8वीं सदी में नालंदा कुलपति आचार्य, ठीक है, संत दीक्षित तिब्बती सम्राट में आमंत्रण पर उस देश में गए। नालंदा के तंत्र विद्या में, ठीक है, आचार्य कमनशील भी तिब्बत गए थे। उन्हें भी इन विद्वानों में आचार्य पद्मसंभव और दीपशंकर की ज्ञान अतीश के नाम से उल्लेखनीय है। ठीक है, आप लोग को बोरिंग फीलिंग नहीं होगा, इसलिए हम अच्छे से समझा रहे हैं। ज्ञान दान की विशेषता क्या है आप लोग, ये आप लोग का है, ज्ञान दान की विशेषता क्या है? तो उत्तर लिखिएगा आप लोग, ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया जाता है वह ही ज्ञान दान है। वह सीमा रहित और अनंत होता है, ना उसके बांटने वाले तृप्ति होती है और ना उसे लेने वाले को। यही ज्ञान दान की विशेषता कही जाता है। देखिए, ज्ञान किसी को बांटा नहीं जाता है, और सब कुछ बांटा जाएगा लेकिन ज्ञान किसी को बांटा नहीं जा सकता है। यही इसकी मुख्य विशेषता है। आगे देखिए, इस प्रकार हम जो थे आपको पाठ के साथ में 14 क्वेश्चन थे, हम आपको थोड़ा दिखा देते हैं। सॉरी, यहाँ पर देखिए पाठ के साथ में 19 क्वेश्चन थे। 19 क्वेश्चन थे, हाँ 19 क्वेश्चन आपने करा दिया गुरुजी। आप लोग कहेंगे 19 क्वेश्चन करा दिए, तो हम देखिए बिल्कुल 19 क्वेश्चन जो था, 19 क्वेश्चन में 19 क्वेश्चन का आंसर हम आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझा दिए हैं। और जो आगे है पाठ के आसपास और भाषा की बात, इस दोनों को अगर आप लोग जानना चाहते होंगे तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और ऐसे तो आप लोग इसे खुद से भी बना लेंगे, ज़्यादा बच्चे को हार्ड लगता है पाठ के साथ, यही ज़्यादा टीचर भी होमवर्क में अगर आप लोग देते होंगे, आप लोग को मिलता होगा होमवर्क में, तो यही मिलता होगा पाठ के साथ। तो आप लोग इसे अच्छे से बना लीजिएगा, और ऐसा आंसर आपको कोई भी नहीं देगा। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।